नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर चीन की मांग के सहारे यहां पर भावों में बढ़त देखने को मिली है और आज भी करीबन आधे से 1% की तेजी के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे मेटल्स की, जहां पर नॉन फेरस मेटल्स में तो गिरावट है, लेकिन फेरस मेटल्स यानी कि स्टील और आयरन ओर में आज फिर से बढ़त देखने को मिली है और दोनों ही मेटल्स यहां पर 7 महीने के हाइज के आसपास। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहां पर गहमा गहमी फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। एक तरफ तो यहां पर बढ़ते टेम्परेचर्स का असर और दूसरी तरफ जिस तरह का सामान यहां पर या ओपन मार्केट सेल्स यहां पर सरकार की तरफ से आई हैं वो थोड़ी सी इरेटिक और हायर प्राइसेस में देखने को मिली है, तो उसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और एंजल वन के प्रथमेश माल्या, और गेहूं के बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़ेंगे आईएमडी और ग्रेन फ्लावर इंडिया डायरेक्टर के संदीप बंसल भी। कच्चे तेल से शुरुआत कर लेते हैं और प्रथमेश, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस को, क्या करने की राय है? आई थिंक काफी वॉलेटिलिटी है इस काउंटर में मनीषा, तो बाय या सेल दोनों ही काउंटर में मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट आज के सेशन में अगर कुछ करना है यहाँ पे तो सेल का ट्रेड बना सकते हैं। मार्च वायदा 6090 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6470 का, टारगेट रहेंगे 6400। ओके, सेल करने की सलाह है 6250 के टारगेट्स के लिए। अनुज, आप क्या रेंज देख रहे हैं क्रूड की, और आप भी क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं या डिफरेंट व्यू है? दिवाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो लास्ट वीक करीबन 4% गिरा था तो एक सपोर्ट के आसपास आया, और अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो जनरली 6300 और 6700 ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन गए हैं और इसी जोन में हम काफी टाइम से ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। अगेन अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन का जो एस्केलेशन है वो वहां देखने को मिला है। कोरिया में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मिसाइल को लेकर थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन उभरता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि हमने कल भी एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा था, तो यहाँ पर मैं बाय कॉल देना चाहूंगा करीबन 6300 में। 6200 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6450 तक हो सकता है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो 6500 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 190 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऑप्शंस में भी अच्छी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ऊपर करीबन 240 से लेकर 250 तक के लेवल आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड जो है अभी एक साइडवेज टू पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ही कारोबार की स्थिति यहां पर कच्चे तेल में बनती हुई। साथ ही साथ यहां पर प्रथमेश, नेचुरल गैस के लिए क्या राय है, क्योंकि 200 के नीचे के स्तर यहां पर स्थिर हैं? नहीं, कंटिन्यूसली इस काउंटर में सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे बाय की स्ट्रेटजी बनती नहीं। यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी। फरवरी वायदा 185 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 192 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 170 की रहेगा। ओके, तो ये रहा नेशनल गैस पे, जहां पर मैं लगातार दबाव देखा 184 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए एनर्जी बास्केट से आगे बढ़ते हुए सोने चांदी पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर हम सुस्ती थोड़ी देख रहे हैं। चांदी 65,500 पर है और अगर सोने के मूव्स देखेंगे तो 56,150 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सुस्ती बनी हुई है। अनुज, क्या सजेशंस आपके गोल्ड पर? कोई ट्रेड लेना है, क्या रेंज देख रहे हैं, क्या व्यू? थोड़ी सुस्ती के साथ ट्रेडिंग फिलहाल। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था डॉलर में $1825 के आसपास आया था और वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी थी। इवन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 55,600 के आसपास से मार्केट रिकवर हुआ था, और अगर हम देखें तो 56,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स आने हैं, आज डेटा भी आना है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मोमेंटम रहता है। मगर जिस तरीके से मार्केट ने फ्राइडे को रिकवर किया था और कल भी एक पॉजिटिव मूड में था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन गोल्ड में 56,000 के आसपास खरीदारी करें, 55,750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 56,400 तक हो सकता है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1835 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि 1845 $1850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त आई है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक रुकती हुई दिखाई दे सकती है और एक अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगी। हालांकि बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़े से लोअर लेवल पर ट्रेड करती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड में बाय ऑन डिप्स में आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। और यूएस की फेड मीटिंग के मिनट्स भी जारी होने हैं, तो उसके पहले थोड़ी सी चॉपीनेस ऑफ कोर्स यहाँ पर सोने और चांदी में। प्रथमेश, चांदी में क्या करने की राय है? आपको लगता है कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर और गहराएगी? यस, मेरे ख्याल से चांदी में 64,000 का प्रोबेबल एक सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से वहां तक एक करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। सेल की सलाह रहेगी मार्च वायदा 65,600 के आसपास, 66,240 का स्टॉप रहेगा और टारगेट नीचे में 64,300 की रहेगी। ओके, तो सेल करने की ही सलाह है चांदी पर, जहां पर 1.25% की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। बात बेस मेटल्स की भी कर लेते हैं, जहां पर थोड़ा मूड हमने सुधरते हुए तो जरूर देखा है, लेकिन अगर आज के सेशन की बात करेंगे तो वापस से थोड़ी सी सुस्ती ही हावी है। कोई डिसाइसिव
मूव्स फिलहाल बेस मेटल्स में भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। 1/4% के आसपास के ड्रॉप के साथ ही तमाम बेस मेटल्स फिलहाल ट्रेड करते हुए, लेकिन कल हमने एक स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी। क्या व्यू आपका बेस मेटल्स पर, स्पेशली कॉपर पर, अनुज? देखिए, कॉपर अगर आप लास्ट वीक देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीबन 1% से आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो मोमेंटम कॉपर में अच्छा है, इन्वेंट्रीज लोअर लेवल पर, और चाइनीज डिमांड जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है। इवन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी आगे समर सीजन की जो डिमांड है वो फिजिकल मार्केट में आती हुई दिख रही है। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है कि कॉपर में अगेन एक जो मोमेंटम था वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 775 के आसपास खरीदारी करें, 769 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 782 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट रहेगा, यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। निचले स्तरों से जरूर हमने सपोर्ट आता हुआ देखा है, चाहे वो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक है, लेकिन क्लियरली ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस भी है। लेकिन प्रथमेश, यहाँ पर भी जो चाइना के न्यू होम सेल्स हैं वो डेटा बेहतर आया है। एक्सपेक्टेशन है कि मार्च में फिर से एक बार स्टिमुलस मेजर्स हम आता हुआ देखेंगे, जब पीपल्स वो जो उनकी जो मीटिंग है मार्च में स्थित है पीपल्स बैंक की, वो यहाँ पर आने वाली है। उससे पहले क्या खरीदारी के मौके आप देखते हैं बाकी मेटल्स में भी? क्लियरली इवेंट बेस्ड रहेगा ये। उसके पहले कल का वेडनेसडे का फेड का मिनट्स का आउटकम है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रेंज बाउंड मूव्स दिखेंगे। बट मेरे ख्याल से कॉपर में कॉपर को छोड़कर अगर आप दूसरा कोई मेटल देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम को सेल की सलाह रहेगी। 214 के आसपास सेल की सलाह रहेगी, 216 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 211 के लिए रहेगा। ओके, तो कॉपर पर व्यू खरीदारी का 782 के टारगेट के लिए 777 पर कारोबार करते हुए। एक राय डॉलर इंडेक्स रुपये पर भी ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने इनफैक्ट फेड डेवलपमेंट्स के बीच में 6 वीक्स के पीक पर ट्रेडिंग होते हुए देखी 104 के आसपास। क्या व्यू है आपका प्रथमेश इन लेवल से? आई थिंक 105.8 यहाँ से नेक्स्ट 104 के आसपास हो रहा है, तो यहाँ पे और स्ट्रेंथ हो जाती है तो कमोडिटीज में और भी गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रेंथ के मोमेंटम देखता रहेगा यहाँ। ओके, चलिए, तो ये रहा डॉलर इंडेक्स पर 104 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बातचीत एग्री कमोडिटीज की तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ गेहूं पर चर्चा करेंगे, जहां पर गहमा गहमी बढ़ती हुई दिख रही है। इसका करेंगे पूरा एनालिसिस, मौसम के मिजाज को भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप आप देख रहे हैं, और हमारे साथ आईएमडी के आर के जनमनी अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले आपसे इस हीट वेव के बारे में ही बात करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स काफी सारी खबरें हैं कि किस तरह से सभी जगह टेम्परेचर अबव नॉर्मल है। दिल्ली का तो 3rd वार्मेस्ट फरवरी ये ऑन रिकॉर्ड देखने को मिला है। कैसे देखते हैं आप मौसम फिलहाल? मिस्टर जनमनी की यहाँ पर लाइन कनेक्ट हुई है, डिस्कनेक्ट हुई है, वापस से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्लियरली यहाँ पर चिंताएं हैं हीट वेव को लेकर। मिस्टर जनमनी, कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ टेम्परेचर कंसर्न्स? Yeah, temperature higher than normal, and particularly the Konkan part we are getting for almost last 7 to 8 days. So, but last 48 hours temperature has fallen. Now earlier it used to be 36, 37, around 14 or something like that. But on 19 and 20 it reduced gradually. Okay. And similar is the case, it reaches one day last Saturday 40 degree over Bhuj, that is Saurashtra and Kutch, and 38, 39 still reporting something like that over Gujarat. And similarly also the Rajasthan part, and then the further north, that is Delhi also yesterday reported 33.6, which is a very high temperature. Even I think it's something like second or third highest in the season in the month of the February. So the temperature is early rise, but they are not settling actually. The trend is not persistent. So Mr. Janamani, so very yeah. तो फिर लास्ट वीक ऑफ फरवरी एंड मार्च इनिशियल जितनी भी यहाँ पर अब विजिबिलिटी है, आपको क्या लगता है, क्या हम विंटर्स पीछे छोड़ आए हैं, या आपको लगता है कोई दिन यहाँ पर ठंडा पर ज्यादातर गर्म रहेगा? In terms of the actually there is no we have a western disturbance around 27, some Himalayan like Himachal, Uttarakhand and others may get rain snow. Okay. But for the plains, we don't have a very clear cut. Next 10 days, if you leave like Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, some area there may be rain, but most part of the plains of India may not get rain next 10 days. So that is a
to be looked into. So in terms of that, whatever is there because of the wind, the temperature decreases or increases. But we are not getting a pattern actually. I mean, we have to wait till March first week to look how the temperature is behaving. Okay. But anyhow, we have issued advisory yesterday, particularly as you know that we don't want to wait. If we have some information, we have to pass. So yesterday we have put specifically for this wheat belt, Punjab, Haryana, and also that has to be monitored. So temperature is 5 to 7 degrees higher than normal. So that is one kind of forcing us to look at it and issue the impact also, mainly on the agriculture, because it is early part of it is last. The crops are in the maturing stage or in the flowering stage. So the temperature is higher, 5 to 7 degrees. So it is a concern. So we are issuing the advisory, and I hope it will have, the farmers will take care actually. We hope. Yeah. तो मार्च के फर्स्ट वीक तक थोड़ी क्लैरिटी आएगी वेदर को लेकर, लेकिन हाँ नॉर्थ हो या फिर नॉर्थ रीजन में स्पेशली मोर देन नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिल रहा है 6 to 10 डिग्रीज कुछ रीजन्स में। और जैसे कि यहाँ पर जनमनी जी ने बताया भी कि पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश जैसे रीजन्स जो हैं यहाँ पर स्पेशली जो वीट की सोइंग के हिसाब से, वीट की फसल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी बड़ा भी है। इनफैक्ट इसके इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संदीप जी भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं फिलहाल की स्थिति, ऑल्दो वेदर को लेकर थोड़ी क्लैरिटी अभी और अवेटेड है जैसे कि IMD ने भी कहा, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या सिचुएशन लग रही है, क्या असर हो सकता है फसल को, क्या व्यू है? आपको ऑडियो आ रहा है संदीप जी? संदीप बंसल जी से मैं बात कर रही हूँ। जी नमस्कार मैम। सॉरी मैम, मैं आपका क्वेश्चन मिस करके आया था। देयर वाज सम प्रॉब्लम इन नेट आई सपोज। फिलहाल की वेदर कंडीशंस को देखते हुए क्या असर आप देखते हैं वीट पर? Ma'am, फिलहाल there are 2 points. Last year, ma'am, there was some issues with the acreage also, and there were some waterlogging issues also in parts of Haryana and Punjab, जिसकी वजह से भी हमें क्रॉप की फाइनल यील्ड्स में और फाइनल नेशनल फिगर्स में इम्पैक्ट मिला था। दिस ईयर आई थिंक थोड़ा सा हीट वेव का एक कंसर्न है, बट अगर मैं सिर्फ नॉर्थ की बात करूं, डे टाइम टेम्परेचर आर ऑन हायर साइड, बट रात को अभी भी फॉग है, एंड अगर हम मॉर्निंग में फार्म लैंड्स की तरफ देखें तो वहां पे ड्यू है। तो आई डोंट थिंक अभी कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट नेचुरल है कि मार्च में वी हैव टू सी कि कितना हीट वेव फैक्टर काउंट होता है। ओवरऑल मार्केट पे इसका इंपैक्ट शायद इस साल ना पड़े। उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की वजह से प्राइसेस ड्रिवन हुए थे। इस साल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को लेकर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट पे फिलहाल इसका कोई इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स पंजाब हरियाणा में 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हैं और IMD ने जैसे कहा कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई फटाफट से रिलीज कर दी गई ताकि किसानों से देख सकें। मिस्टर जनमनी, एक और चिंता इस बार मौसम को लेके एल निनो की तरफ से भी है। एज ऑफ नाउ IMD की उसके हिसाब से क्या एडवाइजरी है? देखिए, ये तो आज यू नो दैट ऑल दीज स्पेकुलेशंस, आई डोंट थिंक because IMD will come, as usual, about monsoon outlook in the April, but I don't think I am in a stage to look at these, features in a very, factoring into anything which I think will not be appropriate, and it will give a very wrong message. So we have to wait actually till IMD come up with all its, analysis and then predicting the monsoon. So मिस्टर जनमनी, आगे जाते हुए जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा दूर तक विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कंसोलिडेट हो जाना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। आने वाले समय में हम जानते हैं कि दिल्ली, नॉर्थ, महाराष्ट्र के लिए भी अगले 48-24 आवर्स के लिए कुछ एडवाइजरीज निकल के आई थी। क्या यहाँ से स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी मौसम को लेकर? नहीं, मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था। वन इज दैट व्हाटएवर फ्लक्चुएशन विल बी देयर मेनली बाय द विंड और शिफ्टिंग ऑफ द दैट समथिंग वी कॉल्ड एंटीसाइक्लोन व्हिच is over Gujarat. So that because of that there has been fall up 1 to 3 degree, but there is no chance of the rainfall. That is a major concern actually. If you have a dry spell, then that adds the temperature. So we are monitoring actually. It all depends like for next 10 days or 7 days if you don't have a rainfall,
then that's why we are day to day we are put into the monitoring and putting temperature into our priority. What's happening, how far the trend. So because that we are analyzing station and state specific. If you see special bulletin, we at this point we have issued by looking that last 7 days the temperature is something concern. So that we are looking and we are monitoring. I'll tell you very honestly. So we have to look, by March first week where it is settling, and definitely when you have a dry spell, so we have to monitor only. That is the best. Yeah. ओके शुक्रिया जरमन जी आने के लिए सीएमबी आवाज पर और व्यूज देने के लिए, फिलहाल की स्थिति समझाने के लिए। तो फिलहाल तो चिंता बनी हुई है, लेकिन हाँ जैसे कि बार बार जरमनी जी कह रहे थे कि मार्च फर्स्ट वीक तक थोड़ी क्लैरिटी आएगी वेदर को लेकर कि कहाँ ये सेटल हो रहा है। फिलहाल तो अब नॉर्मल है ही, जो कि हम डिस्कशन कर भी रहे हैं। और बात रही व्हीट की, तो फिलहाल तो असर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट एग्री सेक्रेटरी की ओर से स्टेटमेंट भी यही आया है कि अभी तक तो फसल को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक कमेटी फॉर्म की गई है जो किसानों को एडवाइस करेगी और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछली बार हम इस तरीके की सिचुएशन से डील कर चुके हैं। इनफैक्ट संदीप जी, फिलहाल तो भले ही इम्पैक्ट नहीं है, बट अगर कुछ भी चिंता यहाँ से बढ़ती है तो क्या ये मान के चलें कि पिछले साल जैसी सिचुएशन हो सकती है? और क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने सरकार की ओर से पिछले साल लेते हुए देखे, फिर चाहे वो एक्सपोर्ट बैन है या और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, तो अगर उस सिचुएशन को एनालिसिस करें तो कैसे देखते हैं आप? मैम, इस साल हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लास्ट ईयर ड्यू टू दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर इंटरनेशनल थोड़ा सा हीटअप था। इस साल वो लेवल्स इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में हमें विजिबल नहीं है, मार्केट थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। तो जस्ट इन केस अगर कोई एडवर्स सिचुएशंस मार्च में या अप्रैल में हमें मिलती हैं अपने क्रॉप नंबर्स में, तो वी हैव अ ऑप्शन के गवर्नमेंट आगे चल के इंपोर्ट को कंसिडर कर सकती है। अगर लास्ट ईयर जैसे लेवल्स 28-30 रुपए के बनते हैं, तो उस टाइम पे हमें ग्लोबल मार्केट से एक सपोर्ट मिलेगा। आई एम नॉट ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ बहुत बड़ी चिंता नजर नहीं आती है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर जरूर गर्म है लेकिन रात में थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। संदीप और अनुज, आप दोनों से ही एक व्यू यहाँ पर गेहूं के प्राइसेस पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि एल निनो जैसे कि आईएमडी ने कहा एज ऑफ नाउ थोड़ा सा बहुत अर्ली डेज हैं, उसके लिहाज से चिंताएं ऑफकोर्स हैं इन्फ्लेशन को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन नॉट एज ऑफ नाउ। अनुज, आप कैसे देखते हैं गेहूं के प्राइसेस को? सरकार ने खुले मार्केट में बेचने की बात भी करी है, हमने गेहूं आता हुआ देखा भी है। क्या असर मौसम और सरकार के एफसीआई के स्टेप का? देखिए, हालांकि सरकार ओपन मार्केट में गेहूं बेच रही है, मगर अगर हम मंडियों की बात करें तो वहां पर अभी भी प्राइस करीबन 2900-3000 के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर कोई ऐसा रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो सप्लाई है एफसीआई की तरफ से वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है, तो डेफिनेटली मौसम का असर थोड़ा सा यहाँ पर देख रहा है। और उसकी वजह से अगर देखें तो जो किसान है वो अपने माल को थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पर देखते हुए लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जल्दी ही मौसम में कोई तब्दीली आती है या फिर मौसम दोबारा से थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर प्राइस थोड़े नरम होते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि प्राइस इन्हीं रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे, 3000 से लेकर 3200 के आसपास। संदीप जी, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? चलिए, संदीप जी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे कि अनुज ने कहा कि प्राइसेस फिलहाल रेंज में ही रह सकते हैं। अब डेवलपमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड कैसी होंगी, क्या उसके बेसिस पे प्राइसेस फर्दर ड्राइव होते हुए देखेंगे, लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में एक रेंज में ही जहां पर मौजूदा ट्रेड कर रहे हैं वहीं पर ही एक्सपेक्टेड है। चलिए, शुक्रिया अनुज और प्रथमेश आप दोनों का भी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, सभी कमोडिटीज पर, वीट पर भी अपने कमेंट्स देने के लिए। अनुज, शो को समेटने का वक्त है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।